हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस पढ़ाती हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी का चैप्टर नंबर 6 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इस चैप्टर आपको 7 नंबर का है, 7 नंबर का है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान है, एकदम बहुत आसान है। अगर आप साथ के साथ इसे पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आई प्रॉमिस, मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, आपके 7 नंबर पक्के हैं। साइंस के 7 नंबर तो अभी फाइनल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको इस बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पहले चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होता है हम इस बारे में पढ़ेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस हम इस बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने जैसे कि आपको बताया कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, चेंजेस के टाइप्स क्या होते हैं, वो है फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है जब परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी when the cause of the change is removed, again the initial substance is obtained is called as physical change। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पानी है, पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने पे क्या हुआ, वो वाष्प में परिवर्तित हुआ, वेपर बनी। अब वेपर को अगर आपने कलेक्ट करके वापस ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया तो वापस वो लिक्विड में आ गया, पानी में आ गया, तो पदार्थ तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने वजह हटाई, वजह मतलब क्या थी, हमने उसे हीट प्रोवाइड करी, वो हीट वापस रिमूव करी, हीट वापस उससे ली, तो क्या हुआ, वो वापस अपनी पुनः पुरानी अवस्था में, पूरे इनिशियल कंडीशन में आ गया। जैसा कुछ हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज करने पे क्या हुआ, वो जम गई। लेकिन अगर उसे वापस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, वापस उसे हमने गर्म किया, तो क्या हुआ, वापस वो पानी में बदल गया। मतलब अगर हम पदार्थ पे जो अपने जो वजह है, जिस वजह से वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, जो उसकी भौतिक अवस्था में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो उसके अंदर फिजिकल चेंज आए हैं, उस कॉज को अगर हमने रिमूव कर दिया, उस परिवर्तन को अगर हमने हटा दिया, तो क्या होगा, वापस वो अपनी इनिशियल कंडीशन में, पुनः प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया, वाटर का एग्जाम्पल ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं वैक्स, मोम, ये हो गया जल। अब मोम है, आपने मोमबत्ती देखी है, मैं मोमबत्ती की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल वैक्स मोम की बात कर रही हूँ। मोम को गर्म किया, मोम को गर्म करने पे क्या हुआ, वो पिघल जाती है, पिघल जाने पे क्या हुआ, लेकिन अगर तुमने वापस जमा दिया, वापस उसे ठंडा कर दिया, तो क्या होगा, वापस वो मोम में बदल जाएगी। यानी हमने जो वजह दी थी उसे, उसकी स्टेट चेंज करने की, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो हमने उसे वजह दी थी, जो हमने उष्मा प्रदान करी थी, जो हीट प्रदान करी थी, वो अगर हम उसे वापस ले ले, वापस रिमूव कर ले, तो क्या होगा, वो वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी, पुरानी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब यही है, भौतिक अवस्था नहीं, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन आएगा मतलब वो भौतिक परिवर्तन है, यानी वो फिजिकल चेंज है। भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होती है फिजिकल स्टेट्स। अगर सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट्स में चेंज आ रहा है, फिजिकल स्टेट्स में चेंज आ रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, ये भौतिक परिवर्तन है। हो सकता है लेकिन अगर उसकी स्मेल में चेंज आ जाए, स्मेल, ऑर्डर, गंध, हिंदी में बोलते हैं गंध, अगर उसमें चेंज आ जाए, सिर्फ उसमें चेंज आ रहा है, तो भी वो आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी अगर आपकी भौतिक अवस्थाओं में, सिंपल है, फिजिकल चेंज क्या है, अगर आपकी फिजिकल स्टेट्स, आपकी उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्मेल, ऑर्डर, आपकी फिजिकल स्टेट्स, इन सब में चेंज आ रहा है, तो आपका फिजिकल चेंज हो गया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको मैंने बताया कि अगर हमने उस पर जो कॉज है, जो उस पर जिस वजह से उसकी भौतिक अवस्था में ये जो परिवर्तन आ रहा है, जिस वजह से परिवर्तन हो रहा है, अगर वो परिवर्तन मैं हटा दूं और वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, तो क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन। तीसरा, अब आपने एक चीज देखी, पानी को गर्म किया, वाष्प में परिवर्तित हुआ, वाष्प में परिवर्तित हुआ, लेकिन वापस वो अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है ना, अगर उसे ठंडा किया तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। मतलब ये जो परिवर्तन है वो अस्थायी है, वो ये चेंज है वो टेम्परेरी है। तो उसका तीसरा पॉइंट हो गया, ये चेंज टेम्परेरी है।
ठीक है, ये फिक्स नहीं है। चौथा, हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा। नया पदार्थ कैसे? पानी को गर्म किया तो गैस जो वाष्प बनी, जो वेपर बनी, वो वेपर क्या हुआ, वापस ठंडी होकर वापस पानी बन रही है, तो कोई नया पदार्थ नहीं। मोम को गर्म किया, वापस मोम वैसी की वैसी हो रही, तो कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है हमें। पदार्थ वही है, बस उसकी स्टेट्स चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, वो चारों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यानी रंग, अवस्था, गंध, इनमें परिवर्तन आएगा। इसकी फिजिकल स्टेट्स, कलर, ऑर्डर, स्मेल, इनमें चेंज आएगा। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होगा। ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। ये परिवर्तन अस्थायी है, मैंने आपको बताया परिवर्तन टेम्परेरी है, ये चेंज टेम्परेरी है। चौथा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, पुराना ही सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 नंबर का आ जाता है, व्हाट इज द फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके गुण लिखिए। आपको सिर्फ भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिखनी है और ये 4 गुण लिख देंगे, आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। एक बार आप ये भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन और ये गुण, इसकी प्रॉपर्टीज एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब सेकंड इज केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अपने भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या देखा था कि आपकी फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा था, उसके आपके भौतिक गुणों में चेंज आ रहा था। अब क्या होगा, रासायनिक गुणों में चेंज आएगा। रासायनिक गुण, ये वह परिवर्तन है जिसके पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ प्राप्त होता है। These are the changes in which chemical properties and composition of substance changes and new substance is formed. पहले तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा था, इसमें नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा था, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। अब सबको एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सेकेंड है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज मैंने आपको बताया कि नया पदार्थ प्राप्त होगा, उसके रासायनिक गुणों में या संगठन में परिवर्तन आएगा। अब एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, कागज है, कागज को आपने जलाया, अब कागज को जलाने से क्या हुआ, जो राख मिलती है, क्या उससे आप वापस कागज बना सकते हो किसी भी कीमत पे? कुछ भी करो, क्या कागज बन सकता है? नहीं बन सकता। ये हो गया केमिकल चेंज। अब मैंने आपको वहां मोम ली थी, यहाँ मैं मोमबत्ती लेती हूँ, आपकी कैंडल लेती हूँ। अब कैंडल में क्या होता है, वो अंदर एक कॉटन की वो एक थ्रेड होता है, एक धागा सा होता है, उस धागे को अगर आप उस मोमबत्ती को जलाते हो, वो धागा जलता जाता है। मोम पिघल रही है, वो वापस आप कलेक्ट करके कर सकते हो, पर वो धागा जल रहा है, क्या वो वापस आ सकता है? किसी चीज को पिघल रही है उसे आप वापस जमा दोगे, पर कोई चीज जल रही है यानी वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या आप वापस वो पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हो? उसका केमिकल जो भी है, उसका कंपोजिशन है, वो पूरा चेंज हो चुका है, उसका संगठन पूरा बदल चुका है। ये होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लेते हैं कागज का जलना, कागज का जलना। सेकंड इज मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती, वैक्स और कैंडल, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं अलग अलग क्यों बता रही हूँ। मोम का पिघलना है वो है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और मोमबत्ती का जलना है केमिकल चेंज, बिकॉज वहां वो वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते हो आप एक जलने के बाद मोमबत्ती को। आप उसकी मोम इकट्ठी करके अलग से रख सकते हो, और वैसे की वैसी कैंडल आप दोबारा फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, ऐसे लिखते हुए चलते हैं, टेबल बनाते हुए चलते हैं, इजी रहेगा याद करना। यहाँ हमने लिख दिया फिजिकल चेंजेस, यहाँ लिख दिया हमने केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। पहला, कोई नया पदार्थ प्राप्त होगा? नहीं, कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड इज, आपने इधर बोला कि आपके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो यहाँ इस रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड इज, मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी चेंज है, ये चेंज अस्थायी है,
ये चेंज ऑब्वियसली कागज जल गया, वो परमानेंट है, वो परमानेंट अब जल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो चेंज है ना वो अस्थायी है, यानी टेम्परेरी, और ये स्थायी है यानी परमानेंट। अस्थायी है और ये स्थायी है। इसे समझ रहे हो कि अगर हम जो हमारी चेंज की वजह थी अगर हम उसे हटा दें तो वापस पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड यानी फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन यानी उदरपातन और ये छनन, इन विधियों के द्वारा वापस से हमें पुनः प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, पर कुछ केमिकल मेथड्स हैं जिनसे पुनः कुछ अभिक्रियाएं वापस की जा सकती हैं, पर कोई भी फिजिकल मेथड, कोई भी भौतिक क्रियाओं के द्वारा उसे अपनी पुरानी प्रारंभिक अवस्था के अंदर नहीं लाया जा सकता। तो ठीक है, एक बार आप इसे प्रॉपर उसकी गुण लिख लीजिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन के प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। मैंने कहा था कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब तक आप चेंज हटा दोगे तो भी आपको पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। अब कागज है, कागज को आपने जला दिया, अब जलाने के बाद चाहे सब ठंडा करो चाहे कुछ ही करो, वापस वो कागज नहीं बन सकता। यह परिवर्तन स्थायी है। ये नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अंदर ऐश आपकी राख मिली थी, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस। सेकंड इज द जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। ध्यान रखिएगा, तो जनरली लिखा हुआ है। जनरली मैंने आपको बताया फिजिकल मेथड से वापस वो नहीं मिल सकता, लेकिन बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम वापस पुनः पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, पर बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ जनरली मेंशन किया है। हो गया। अगर आपको इसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर आपको प्रॉपर्टीज चाहिए तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट इज रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों से एकदम और संगठन में एकदम बिल्कुल प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होता है। मैंने कहा था कि उसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होंगी। सेकंड इज सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतः क्यों बोला है अभी मैं बता रही हूँ। यह परिवर्तन स्थायी होता है, मैंने आपको बताया ये परमानेंट चेंज होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। The substance formed as a result of the chemical change is completely different from the chemical properties and composition from the initial substance. Initial substance से बिल्कुल different होगा। Second is generally initial substance cannot be obtained again. ये generally सामान्यतया ये बार बार क्यों बोला जा रहा है? Generally सामान्यतः इसलिए बोला जा रहा है कि नॉर्मली तो बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, कोई भी भौतिक क्रियाओं के द्वारा वापस हम इस जो क्रिया हुई है, ये जो चेंज हुआ है, इसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते, पर बाय यूजिंग सम केमिकल मेथड्स। एंड बाय यूजिंग सम केमिकल मेथड्स यानी कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हैं ऐसी, पर सबके साथ नहीं हो सकता। कुछ ही अभिक्रियाएं हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है कि हम उनके बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उस रासायनिक परिवर्तन को पुनः वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आए, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा कब होता है मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी सामान्यतः हमेशा तो ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ 95% ऐसा होता है कि वापस वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। और बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, बाय यूजिंग भौतिक क्रियाएं तो वो कभी भी नहीं आ सकता। कुछ रासायनिक क्रियाओं, कुछ केमिकल मेथड्स की हेल्प से वो वापस प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। वो भी कुछ ही अभिक्रियाएं हैं ऐसी, कुछ ही ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड इज दिस चेंज इज परमानेंट एंड द फोर्थ इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए चारों गुण। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, फिर आगे अपन आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आपको रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज समझ में आ गया। अगर केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आ चुका है तो केमिकल रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होना ही होता है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वो होगी केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। When the chemical change occurs in the any substance is known as chemical reaction. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल में
जैसे कि कार्बन, कोल, उसका जलना। अब आपको पता है जलती कैसे चीज, ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो जलेगी, यानी इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसे जलाया यानी इसे ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, कोई दो केमिकल्स की क्रिया करवाई, ये भी एक केमिकल है कोल कार्बन, और ऑक्सीजन ये भी एक केमिकल है, इन दोनों की क्रिया करवाई तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये जो अब कार्बन को जलाया, आपने घर में कोयले को जलाया, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं मिल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको पता है। क्या पॉसिबल है उस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोल बनाना, वापस उस कार्बन को बनाना, वापस उस कोयले को बनाना? यानी ये हुआ एक केमिकल चेंज, उसे जलाया। मैं कह रही हूँ किसी भी चीज को जलाते हैं ना तो केमिकल चेंज होता है। पिघलाना इज फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। जलाना इज अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। मैंने यहाँ कोल को जलाया, कार्बन को जलाया, कोयले को जलाया, तो ये हो गया केमिकल चेंज। अब कार्बन के अंदर क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कोई नया पदार्थ बना। ये परिवर्तन होना ही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहले फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। हो सकता है उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आए, उसके भौतिक गुणों में भी चेंज आए। अब भौतिक गुणों में कैसे चेंज आया, कार्बन किस फॉर्म में था, कोल किस फॉर्म में था, सॉलिड ठोस फॉर्म में था, ठोस था ही। और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में आएगी, गैस, गैस फॉर्म में आ रही है। फिजिकल चेंज भी हो रहा है, पर अगर केमिकल चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंटली केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंज का होना रिक्वायर्ड है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन को होना अति आवश्यक है। भौतिक परिवर्तन होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। तो इसलिए डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन केमिकल चेंजेस अकर्स इन द एनी सब्सटेंस, यानी केमिकल रिएक्शन फिर हैपेंड, केमिकल रिएक्शन फिर हो रही है। क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अब बात ये हो रही है हमारी, ठीक है, हमारे समझ में आ गया मैम, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी चीज जल रही है, कार्बन जल रहा है, कागज जल रहा है, उसकी ऑक्सीजन से जल रहा है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं हम उसकी, हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है जो वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकता है, ये स्थायी परिवर्तन है। समझ में आ गया? अब ये सब बातें किसी को बोलोगे तो कैसे बोलोगे, आपके इस तरीके से बोलोगे जैसे मैंने आपको बताई है? नहीं, उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक निश्चित तरीके से बताना होगा कि नहीं भाई इस तरीके से बताना होगा तो ही काम चलेगा। इस तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरीके से इस बात को प्रदर्शित किया जाता है। वो प्रदर्शित करने का तरीका है ना, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक अभिक्रिया को एक तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीका, वो तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगी, उस तरीके से प्रदर्शित करना उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, in any chemical reaction substance are represented by the molecular formula and symbols, then it is called the chemical equation। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपको कार्बन की रिएक्शन करवाई थी हमने ऑक्सीजन से और बना था कार्बन डाइऑक्साइड। अब अणुसूत्र और प्रतीक मैंने बोला, कार्बन C से रिप्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन O2 से रिप्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अणुसूत्र और प्रतीक, ये अणुसूत्र और प्रतीकों से प्रदर्शित हुआ, इसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब बात ये है, केमिकल इक्वेशंस तो लिखी मैम, हमें समझ में आ गए, कार्बन को C से लिखा, ऑक्सीजन को O2 से लिखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा, और आपने इनके बीच में प्लस और एरो क्यों लगाया है, ये तीर का निशान, इसे एरो, इसे क्यों लगाया है, ये हम क्यों लगाते हैं, ये होता है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। पहले तो आप ये केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है, हमने प्लस क्यों लगाया, ये एरो क्यों लगाया, ये मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, समझ में आ गया रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रासायनिक समीकरण में हमने जो लिखा C+O2, ये क्या होता है।
अब जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो गया CO2। हमेशा जो इस एरो की साइड, यानी जो रिएक्शन हो रही है, यानी जो अभिक्रिया हो रही है, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनको यहां इस तरफ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ। ठीक है। और जो नया उत्पाद बन रहा है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसे लिखा जाएगा RHS, दाईं तरफ। पहले तो ये क्लियर कर लो कि जो चीजें अभिक्रिया कर रही हैं आपस में, जिस चीजों में परिवर्तन आएगा, जिन चीजों में केमिकल परिवर्तन आएगा, रासायनिक परिवर्तन आएगा, उन्हें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और जिन चीजों में परिवर्तन आने के बाद जो नया उत्पाद हमारा बनेगा, जो नया केमिकल फॉर्म होगा, उसे हम लिखेंगे दाईं तरफ। ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना CO2 इस तरफ लिख दिया और C+O2 इस तरफ लिख दिया, ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, हमें जब हम लिख रहे हैं, दो या दो से ज्यादा अगर हैं हमारे केमिकल्स या जो भी आपके जो रसायन हैं जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनके बीच में प्लस साइन लिखेंगे। प्लस साइन, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मानो कि एक केमिकल है A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, तो हम लिखेंगे A + B + C + D। यानी हम अगर 3-4 केमिकल्स हैं जिनमें अभिक्रिया हो रही है, जिनमें परिवर्तन आने वाला है, जिनमें परिवर्तन आएगा, उनके बीच में धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह हम जरूर लगाएंगे। ठीक है। अब बात होती है जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई केमिकल्स आपस में क्रिया कर रहे हैं, इनमें परिवर्तन आएगा, इन्हें कहते क्या है? इनको कुछ और कहते हैं, इनको कुछ और कहते हैं। इन्हें कहते हैं अभिकारक। अभिकारक इंग्लिश में कहते हैं इन्हें रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। दोज केमिकल्स हु पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हो गए अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक है, तो फिर ये क्या है? ये है उत्पाद, प्रोडक्ट। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। दोज केमिकल्स हु फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वो उत्पाद, वो रसायन, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, उनका उत्पाद होता है, उन्हें कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले तो अभिकारक रिएक्टेंट किसे कहते हैं, उत्पाद प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब प्लस साइन लगाया। प्लस साइन कब लगाएंगे? कोई भी अगर जो अभिकारक हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो उन 2 अभिकारकों के बीच में आपको धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाना है। सेम चीज उत्पाद के साइड होगी। अगर उत्पाद 2 से ज्यादा हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो आपको उनके बीच में भी प्लस साइन लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहती हूँ A, B और C 3 रसायन हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद दे रहे हैं D और E। ठीक है, 3 रसायन हैं A, B और C, आपस में क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद दे रहे हैं D और E। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया? कोई भी 2 रसायन हैं, उनके बीच में लगेगा प्लस चिन्ह, अगर वो धन का चिन्ह लगेगा अगर वो आपस में क्रिया कर रहे हैं तो। ठीक है, अब 2 उत्पाद बन रहे हैं, मैंने कहा आपको अगर 2 रसायन बन रहे हैं, दो रसायन उत्पाद की तरह बन रहे हैं हमारे, तो उन दोनों रसायनों के बीच में भी हमें लगाना पड़ेगा प्लस का चिन्ह। तो सिंपल समझ लो, इन्हें भी 2 रसायनों को लिखेंगे तो एक साथ नहीं लिखेंगे रासायनिक समीकरण के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर। केमिकल इक्वेशन में अगर 2 केमिकल्स आपको लिखने हैं तो आपको उनके बीच में प्लस साइन लगाना पड़ेगा। ऑलवेज पुट द प्लस साइन बिटवीन द 2 केमिकल्स। सेकेंड थिंग, ठीक है। केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपको पहचानना होगा कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है C+O2 के अंदर कार्बन और O2, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ये फॉर्म हो रहा है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो बनते हैं, जो नए उत्पाद, जो नया केमिकल, जो रसायन, नया पदार्थ जो बन रहा है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। जो रसायन भाग ले रहे हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, कभी भी 2 रसायन, कोई भी 2 पदार्थ, कोई भी 2 केमिकल्स के बीच में आपको प्लस का हमेशा साइन लगाना है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड, अभिकारक साइड हो, चाहे वो उत्पाद, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो। क्लियर है? ये चीज हो गई, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं कह रही हूं कि इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
ए, बी, सी या कार्बन या O2 जो भी है, इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और CO2 बन रही है। तो रासायनिक परिवर्तन को दिखाने के लिए हम लगाते हैं एरो का साइन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ये लिखना है केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका, केमिकल इक्वेशन, इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। हमेशा अभिकारक रिएक्टेंट्स बाईं तरफ LHS साइड लिखे जाएंगे, हमेशा उत्पाद प्रोडक्ट RHS साइड दाईं तरफ लिखे जाएंगे। हमेशा दो अभिकारकों के बीच में प्लस साइन धन का चिन्ह, हमेशा दो उत्पादों के बीच में प्लस का साइन धन का चिन्ह। अभिकारक से उत्पाद बनने में जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसे एरो की तरफ से डिनोट किया जाएगा। एरो का जो मुंह होगा, जो एरो हेड होगा, वो एरो हेड हमेशा उत्पाद की तरफ होगा। जो टेल होगी यानी जो पूंछ होगी इस तीर की, वो हमेशा आपके अभिकारकों की तरफ होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा परिवर्तन कैसे होते हैं, परिवर्तन क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, यहां तक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, उसको एक साथ बैलेंस करना किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आई होप आपने जो आज तक पढ़ा हो, आज की क्लास में जो पढ़ा हो वो एकदम क्लियर हो गया होगा। आपने साथ के साथ नोट्स बनाए होंगे, आपको सब कुछ याद हो गया होगा। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सिंघोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो सारे नोट्स होंगे, जो इस चैप्टर के जो भी नोट्स आपको मैं चाहिए, तो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आपको उसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि बोली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।